हेलो एवरीवन। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास के अंदर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था एनर्जी का बेसिक सा क्या होता है, एच सी बाई लेमडा या एच न्यू बोल देते थे। अगर एन फोटोन थे तो एन एच न्यू बोल सकते हैं या एन एच सी बाई लेमडा बोल सकते हैं। तो वो सारे फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया था। अब उन्हीं फार्मूलाज के बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गैस अब्जॉर्व, ठीक है, कोई गैस है उसने अब्जॉर्व किया फोटोन को ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड इमिट्स इनटू टू रेडिएशन। उसने दो रेडिएशन के अंदर उसको इमिट कर दिया, इन विच वन इज हैविंग वेवलेंथ, एक की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और दूसरे की वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने किसी गैस है कोई, गैस ने फोटोन को ऑब्जॉर्व किया, उसकी वेवलेंथ कितनी थी, सपोज लैम्डा वन मान लेते हैं, वो थी 300 नैनोमीटर, और उसने इमिट कर दिया इसको दो रेडिएशन के अंदर, सपोज करो लैम्डा टू एंड लैम्डा थ्री के अंदर, और आपको एक की वैल्यू दी है 400 नैनोमीटर। तो आपको बताना है जो लैम्डा थ्री होगी, दूसरी रेडिएशन होगी, उसकी क्या वेवलेंथ होगी। ये क्वेश्चन आपको, आप सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है रेडिएशन की एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में होगी। मतलब जो अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी E3 है, तो आपको पता होगा E1 किसकी इक्वल हो जाएगा, E2 प्लस E3। तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा वन, E2 को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा टू, एंड E3 को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा थ्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, वन ओवर लैम्डा वन इज इक्वल टू वन ओवर लैम्डा टू प्लस वन ओवर लैम्डा थ्री। हमने लैम्डा थ्री फाइंड आउट करना है, तो ये तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, वैल्यूज पुट करते हैं, वन ओवर 300 इज इक्वल टू वन ओवर 400 प्लस वन ओवर लैम्डा थ्री। तो वन ओवर लैम्डा थ्री किसके इक्वल आ जाएगा, वन ओवर 300 माइनस वन ओवर 400। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, 100 बाई 1200। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 100 बाई 1200 हमारे पास, सॉरी 1200 नहीं, ज़्यादा आएगी, 120000 इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो लैम्डा थ्री कितना होगा, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, तो लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1200 नैनोमीटर। तो क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। कैलकुलेशन बहुत ईजी थी इस क्वेश्चन की, बट कॉन्सेप्चुअली आपको आना चाहिए था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें ऐसे ही स्प्लिट करवा के देखना था और एनर्जी को क्या करना था, कंजर्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर पेपर टफ बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। वैसे इतने टफ नहीं पूछता, बट फिर भी बन सकते हैं। ठीक है, अ सर्टेन डाई, कोई डाई है अब्जॉर्व लाइट करती है, ठीक है, 4530 एंगस्ट्रॉम की, एंड फ्लोरोसेंस मतलब इमिट कर देती है, इस वेवलेंथ को इमिट कर देती है एट 5080 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इफ 47% ऑफ द अब्जॉर्व लाइट इज इमिटेड, मतलब सारी लाइट नहीं इमिट हुई, जितनी उसने ऑब्जॉर्व की थी उसका सिर्फ 40% ही क्या हुई है, इमिट हुई है। मतलब जो एनर्जी इमिटेड है वो कितनी है हमारे पास, 47%, मतलब 47/100 टाइम्स एनर्जी ऑफ ऑब्जॉर्व। जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई है उसका 47% ही इमिटेड हुई है, ये चीज़ हमें पता चलती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑब्जॉर्व, कितने फोटोन ऑब्जॉर्व हुए एंड कितने फोटोन्स इमिटेड हुए। हमें फॉर्मूला क्या पता है, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एनर्जी ऑब्जॉर्व, ठीक है, अगर नंबर ऑफ फोटोन जो ऑब्जॉर्व हुए उसको n1 मान लें, ठीक है, एंड वेवलेंथ इनिशियली जो ऑब्जॉर्व हुई है उसको लैम्डा वन मान लें, तो एनर्जी ऑब्जॉर्व किसकी इक्वल आ जाएगी, n1 एच सी ओवर लैम्डा वन। और एनर्जी इमिटेड कितनी आ जाएगी, एनर्जी इमिटेड, अगर हम एनर्जी इमिटेड को, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड को n2 मान लें, एच सी ओवर अगर जो हमारे पास वेवलेंथ है इमिटेड लाइट की उसको लैम्डा टू मान लेते हैं। अब आपको लैम्डा वन लैम्डा टू दिए हैं, लैम्डा वन क्या है, वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी, डेट इज 4530 एंगस्ट्रॉम, 4530 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसका लैम्डा टू मतलब इमिटेड रेडिएशन का कितना दिया है, 5080 एंगस्ट्रॉम, 5080 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज आपको दी है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे एनर्जी इमिटेड डेट इज, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, N2 HC बाई लैम्डा टू किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 47/100 इंटू एनर्जी ऑब्जॉर्व कितनी है, N1 HC बाई लैम्डा वन, N1 HC बाई लैम्डा वन। ये क्या आपको बात क्लियर है। तो HC से HC कट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा क्या हमारे पास, N2 बाई लैम्डा टू
इज इक्वल टू 47/100 इंटू N1 बाई लैम्डा वन। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? हमने रेशियो फाइंड आउट किसका करना है? नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जॉर्ब अपॉन नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, डेट इज N1 बाई N2 का रेशियो हमने निकालना है। तो यहाँ से हम N1 बाई N2 का रेशियो निकाल लें, कैसे आएगा? N1 ओवर N2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 100 इंटू लैम्डा वन ओवर 47 इंटू लैम्डा टू। तो हमें लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यूज़ पता है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करके हमारा फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, N1 ओवर N2 इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू लैम्डा वन कितना है हमारे पास? 4530 डिवाइड बाई, ठीक है, 47 इंटू लैम्डा टू हमारे पास है 5080। ठीक है, अगर आप इनकी रेशियो निकालोगे N/1/N2 अप्रोक्सीमेटली आ रही होगी 0.527। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आपसे पूछेगा नहीं, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आपको परसेंटेज कितनी इमिट हुई है, 47% इमिट हुई है, मतलब जो एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन है वो 47%, मतलब 47/100 टाइम्स क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ अब्जॉर्ब। ठीक है, बाकी तो हमने सिंपल फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया है। आई होप ये वाला अच्छा क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक थॉमसन मॉडल। आपको पता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी आ चुकी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? थॉमसन ने। तो सबसे पहला मॉडल भी थॉमसन मॉडल ही आया था। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन। तो इसको हम वाटरमेलन मॉडल या इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल बोल देते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा मॉडल था। जैसे आपने तरबूज देखा होगा जिसको हम वाटरमेलन बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक तो लाल लाल पार्ट होता है और एक होते हैं ब्लैक ब्लैक सीड्स। ठीक है ना, बीज होते हैं ब्लैक कलर के, और तरबूज के अंदर रेड पार्ट होता है। तो सपोज करो ये तरबूज है, तरबूज के अंदर कुछ ब्लैक सीड्स होते हैं और हमारे पास क्या होता है? रेड रेड पार्ट होता है। तो जो रेड रेड पार्ट होता है उसको थॉमसन ने बोल लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके अंदर जो इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इम्बेडेड है। जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं उसको उसने क्या बोला कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो लाल लाल पार्ट होता है हमारे पास किसी तरबूज का, उसको उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब थॉमसन मॉडल ने एक एटम को वाटरमेलन से क्या किया? कंपेयर किया, इसलिए इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। पॉजिटिव चार्ज क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो जो हमारे पास रेड पार्ट होता है किसे? तरबूज का। और जो हमारे पास सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको उसने क्या बोला था कि वो क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। सो डैट कि एक इलेक्ट्रॉन क्या रहे, एक एटम क्या रहे? न्यूट्रल रहे। इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। बस इतना सा बोला था। तो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ क्या क्या थॉमसन ने बोले थे। पहला पॉइंट बोला था थॉमसन ने, एटम्स आर सॉलिड। ठीक है, एटम्स आर सॉलिड्स इन नेचर। ठीक है ना, एटम सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द एटम। इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एटम, थ्रू द एटम। क्लियर है आपको? और थर्ड पॉइंट इसने बोला था, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसने बताया था कि टोटल नेगेटिव चार्ज इसके इक्वल होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। तो जैसे हमारे पास सीड्स होते हैं, सपोज करो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं, और बीच में जो रेड वाला पार्ट है उसको उसने बोल दिया था पॉजिटिव चार्ज। बट ये मॉडल बिल्कुल ही फेलियर था, बिकॉज हमें पता है एटम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज तो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। तो ये क्या था? बहुत ही फेलियर मॉडल था, सबसे इनिशियल मॉडल था जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिगार्डिंग आया था। इसलिए इसकी काफ़ी सारी क्या है? लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स को पढ़ें, अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स को स्टडी करें तो ड्रॉबैक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जो पहली ड्रॉबैक्स है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। इसने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी मान लिया था कि फिक्स इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं यहाँ पे, बट इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं? मूव होते रहते हैं।
ठीक है। एटम इज नॉट अ सॉलिड, ठीक है, एटम सॉलिड नहीं होता, उसमें क्या होता है काफ़ी सारा पार्ट। अगर सॉलिड होता तो सारा पूरा फुल होता, बट हमें पता है एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस क्या होती है, खाली होती है, तो एटम सॉलिड नहीं होता। एटम इज नॉट सॉलिड, एटम इज नॉट सॉलिड, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन थी हमारे पास। जो थर्ड लिमिटेशन थी हमारे पास थॉमसन मॉडल की, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसने बता दिया कि सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज सारी जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेड वाला पार्ट। बट हमें पता है पॉजिटिव चार्ज तो एक जगह क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक क्या था इसका, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, ऑल्दो उसके टाइम पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट ये हम आज के रेफरेंस में बता रहे हैं, हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो थॉमसन मॉडल की क्या क्या कमियां थी वो हमें पता है। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास बेसिक सा थॉमसन मॉडल। ठीक है, इसकी मैं एक बार आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ। तो थॉमसन मॉडल के बारे में आपको ये वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, थॉमसन मॉडल वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये पहला इंसान था जिसने एटम के मॉडल के रिगार्डिंग कोई अपना मॉडल दिया था। ये थॉमसन proposed that atom consists of a uniform sphere of positive charge in which electrons are present at some spaces। मतलब बाकी सभी जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट है और इलेक्ट्रॉन्स क्या उसके अंदर इम्बेडेड है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, और इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। An important drawback of this model is that the mass of the atom is considered to be evenly spread over the atom। बट हमें पता है मास इवनली स्प्रेड नहीं होता, वो क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लिया था, बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में हमें पता है कि वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये बहुत ही इनिशियल मॉडल था, 1904 में दिया गया था ये, तो काफ़ी इनिशियल टाइम का मॉडल था, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते भी नहीं है। बट मैंने आपको फिर भी आइडिया दे दिया कि थॉमसन मॉडल ने क्या दिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है डेट इज़ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल या इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, आपसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इस मॉडल के बेस्ड। ठीक है ना, लेक्चर कैडर के अंदर भी एंड मास्टर कैडर के अंदर भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एक अल्फा रेडिएशन को, ठीक है, पास किया था किसके ऊपर, गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर, और हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। तो पहले मैं आपको मॉडल समझाता हूँ इस मॉडल में हुआ क्या था। बेसिकली हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सोर्स था, कुछ इस तरह से हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स था। अल्फा पार्टिकल कौन इमिट करेगा, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास था कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कुछ इस तरह। ये था हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जनरली रेडियम था। तो रेडियम किसका सोर्स था, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने यूनिट, 2 यूनिट ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उससे डबल होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हमने अल्फा पार्टिकल का सोर्स हो गया हमारे पास जनरली रेडियम था, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ रखा है, तो वहाँ पे आपको पता है जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को एमिट करवाते हैं। अब हमने यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे उसको स्ट्राइक करवाया था किसके ऊपर, एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की थिन फॉइल ली थी हमने। ठीक है ना, ये गोल्ड की क्या है, थिन फॉइल है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड का ही क्या है, पतली सी क्या है कि थिन फॉइल है उसकी। यहाँ पे हमने लगा दी थी एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड, मतलब जिसके ऊपर कुछ भी आके स्ट्राइक करेगा तो हमें चमक प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हमने यूज़ किया था, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हमने यहाँ पे यूज़ किया था, जिसका नाम होता है हमारे पास ZnS। ये काफ़ी टाइम हम यूज़ कर चुके हैं। और ये क्या थी, कि सर्कुलर डिस्क थी, सर्कुलर डिस्क, मतलब ये मूव करती रहती थी ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या करती रहती थी, मूव करती रहती थी। अब देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये बेसिकली जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से बम्बार्ड करना स्टार्ट किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूसली क्या जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, एटम से या थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से क्या हो गए थे, डायरेक्टली पास हो गए थे। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, थिन फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, ऐसे सीधे ही निकल गए थे वो, मतलब वो सीधा ही
क्या हो गए थे, पास हो गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ एंगल्स पे क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, जिनको मैं ग्रीन से शो करता हूँ, वो कुछ क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। जैसे ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो ये अपने एंगल से कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है यहाँ से कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल थे हमारे पास जो बिल्कुल जैसे ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जिस पाथ से जा रहा है उसी के थ्रू एग्जैक्टली उसी से क्या हो गए थे, वापिस 180 डिग्री से वापिस मुड़ गए थे। अब हमने सोचा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम से, ठीक है, बेसिकली थिन फॉइल बोल दो गोल्ड की या एटम बोल दो, ठीक है, गोल्ड की इतनी पतली शीट बना सकते हैं हम कि उसमें एक एटम ही प्रेजेंट हो, इतना गोल्ड मटेरियल होता है। तो हमने बेसिकली गोल्ड का एटम देखा एक तरह से। तो गोल्ड के एटम से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए। सीधे पास होने का क्या मतलब है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, चमक प्रोड्यूस हुई, तो हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डायरेक्टली पास हो गए। इसका क्या मीनिंग है, पहले कंक्लूजन देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डायरेक्टली पास हो गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस क्या है, खाली है, जहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली पास हो गए। तो आपको क्या नोट करना है, जो पहला पॉइंट हमने ऑब्जर्वेशन का किया था, यहाँ पे नोट कर लो ऑब्जर्वेशन, क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला। ये दो पॉइंट आपको नोट करने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, निकल गए अनडिफ्लेक्टेड। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द एटम, थ्रू द एटम मतलब एटम से मोस्टली पार्टिकल क्या थे, वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे पास हो गए। तो इसका क्या कंक्लूजन निकाला हमने, ऑब्जर्व हमने किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसका बाद में हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर अनडिफ्लेक्टेड पास हुए हैं तो एटम के अंदर मोस्टली स्पेस क्या होगी, खाली रही होगी। ये था हमारे पास पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया कि कुछ जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वो कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब डिफ्लेक्ट कब होगा कोई चीज़, अब पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए उसके सामने तो वो उनके बीच में रिपल्शन होगी, तो वो क्या कर जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो वहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कुछ बिल्कुल सेंटर के पास इसका पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगी और वो क्या कर जाएंगे, हमारे पास अपने पास से डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, थ्रू स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, एटम कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला, एटम कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज, सम पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या था, कंक्लूजन था। ठीक है, थर्ड जो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि वेरी फ्यू मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या था जिस पाथ से वो गया था, सपोज ये वाले पाथ से गया, इस वाले पाथ से गया और सेम पाथ से वापस आ गया, ठीक है ना। तो मतलब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, जिस पाथ के थ्रू गया उसी पाथ से 180 डिग्री से क्या आ गया, वापिस आ गया। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला, पहले हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास, वेरी फ्यू थे 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब जिस पाथ के थ्रू आए थे उसी पाथ के थ्रू क्या हो गए, वो डेविएट हो गए। ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था। अब मुझे बताओ कोई चीज़ एकदम से वापस कैसे आ जाएगी, जब वहाँ पे क्या होगा, कुछ कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वेरी हाई कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या था हमारे पास, होल द पॉजिटिव चार्ज, होल द पॉजिटिव चार्ज, होल द पॉजिटिव चार्ज of one atom, hold the positive charge of one atom is concentrated in
स्मॉल वॉल्यूम, और उसी स्मॉल वॉल्यूम का हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियस का एक्चुअल में डिस्कवरी हुआ। जो हमारे पास, हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सब है हमारे पास पता है, बट न्यूक्लियस था कि एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है। तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट किसने दिया था हमारे पास, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, अगर ये हमारे पास एक एटम है, अगर ये एटम है तो एटम से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड, सीधे जा रहे हैं ऐसे। ठीक, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, सीधे जा रहे थे। तो वेरी फ्यू जो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है कंसंट्रेटेड हमारा, तो वेरी फ्यू जो पॉजिटिव चार्ज के पास से जा रहे थे वो क्या हो रहे थे, अपने पास से डेविएट हो रहे थे। तो जो कुछ वेरी फ्यू थे वो अपने पास से क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे, बिकॉज उनको क्या हो रही थी, रिपल्शन फील हो रही थी। तो ऐसे आए, ऐसे डेविएट हो गए। बट एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, तो जिस पाथ के थ्रू गया था वो बिल्कुल उसी पाथ के थ्रू वापस आ गया, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के एकदम सामने आ गया। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल क्या था, एकदम से 180 डिग्री से अपने पाथ के थ्रू वापस आ गया। अब हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर कोई हैवी न्यूक्लियस जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। बेसिकली हमने यहाँ पे फ्लोरोसेंस मटेरियल लगाया हुआ था, हमें यहाँ पे स्पार्क मिली, मतलब चमक मिली, हर पॉइंट पे मिली, बट यहाँ पे हमें एक डार्क स्पॉट मिला। यहाँ पे हमें क्या मिला, डार्क स्पॉट मिला, मतलब यहाँ पे आके कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक ही नहीं कर पाया। यहाँ पे हमें क्या मिला, डार्क स्पॉट मिला। डार्क स्पॉट का क्या मतलब है, जो जिंक सल्फाइड का मटेरियल था, तो जब भी कोई चीज़ इसको स्ट्राइक आके करती तब चमक प्रोड्यूस होती, बट यहाँ पे कोई भी चमक प्रोड्यूस नहीं हुई। इसका क्या रीज़न है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या था, न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को पास होने ही नहीं दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था जिसको हमने बाद में क्या दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। तो ये था बेसिकली हमारे पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हमारे पास किसका डिस्कवरी हुआ था, यहाँ से हमारे पास डिस्कवरी हुआ था न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस अब स्ट्रक्चर हमें पता है, बट न्यूक्लियस का एक्चुअल डिस्कवरी कैसे हुआ था, ये वाला एक्सपेरिमेंट था। और ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सिंपल है, आपको याद हो भी गए होंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। पहली बात, एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ये बात हमें पता थी, बट रदरफोर्ड ने भी एक बार बोल दी, कोई इशू नहीं है। सेकंड पॉइंट जो हमें सीखने को मिला, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी किसका था, रदरफोर्ड का था। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in the circular path, in the circular path with very high speed, with very high speed। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर ये कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड ने। तो थर्ड पॉइंट उसने बोला, होल द पॉजिटिव चार्ज, होल द पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a small volume called nucleus। तो यहाँ से हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट है। तो उसने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम का, वो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हमने बोला न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटा पार्ट होगा, जैसे एक हमारे पास फुटबॉल का स्टेडियम है। ठीक है ना, फुटबॉल का स्टेडियम है, तो यहाँ पे अगर हम फुटबॉल रख दें बीच में, ये फुटबॉल क्या हो जाएगी हमारे लिए, न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियस है एक एटम का बहुत ही छोटा पार्ट होता है। कितना होता है मैग्नीट्यूड वाइज, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें थी, किसने दी थी हमारे पास, रदरफोर्ड ने दी थी। अब देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है हमारे पास। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है भाई,
10⁻⁻15 मीटर के अराउंड, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड, मतलब फेम्टोमीटर के अराउंड। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एटम की, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, 10⁻10 मीटर। मतलब जो एटम है न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, 1,00,000 गुना बड़ा है। मतलब जो रेडियस है किसी एटम का वो 1,00,000 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और इसके बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, एटम और न्यूक्लियस के रेडियस के बेसिस के ऊपर। उनमें शायद डायमीटर का कंपेयर करवाया था, चाहे आप रेडियस कंपेयर कर लो, डायमीटर कंपेयर कर लो, एक ही बात है, बिकॉज डायमीटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आपका रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ एटम इज 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 टाइम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ एटम इज 1,00,000 टाइम ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये दोनों कंक्लूजन थे। तो इसके बेस्ड आपसे रिपीटेडली प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस चीज़ को आपने डेफिनेटली ध्यान में रखना है। अब देखो डायमीटर वाले कॉन्सेप्ट 1,00,000 गुना ज़्यादा होता है, इससे तो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो भी देख लो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी न्यूक्लियस का, अब हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियस होंगे हर एक एटम का, तो किसी न्यूक्लियस का अगर हमने रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमने किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू R0 A⁻⁴। अभी सारी मीनिंग टर्म्स का मैं मीनिंग समझाता हूँ। ए क्या है, यहाँ पे मास नंबर है, ए क्या है हमारे पास मास नंबर है, और R0 क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। तो ये वाली वैल्यू आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, और इसके बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी मैं लिखवा देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है ना। आपको देगा फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27, ठीक है। आपको पता है एल्यूमिनियम का जो हमारे पास मास नंबर होता है वो 27 होता है। तो हम क्योंकि हमने क्यूब रूट करना है तो हम ऐसी वैल्यू ही लेंगे जिसका क्यूब रूट हमें पता हो। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो इसका मास नंबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो रेडियस किससे इक्वल आ जाएगा, R0 A⁻27 की पावर 1/3। तो ये बेसिकली क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 है, डेट इज 3 आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3R0 आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू पुट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर देखना आपको कौन सी यूनिट के अंदर दिया है, कहीं आपको यहाँ पे आप मीटर वाली वैल्यू पुट कर दो और आपको एंगस्ट्रॉम के अंदर हो, पहले आप मीटर के अंदर निकाल लेना आंसर और उसको किस में कन्वर्ट कर देना, एंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस भी थी, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड से पढ़ाता हूँ, इससे क्या होगा हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमें कि क्या एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में हुआ। तो देखो ये हमारे पास रेडोन का सोर्स था हमारे पास, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और ये अल्फा पार्टिकल को क्या करता था, इमिट करता था। यहाँ पे हमने स्लिट लगा रखी थी। स्लिट का काम क्या होता है, बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो सीधे जाएँ, ऐसे इधर उधर ना बिखर जाए कहीं, तो वो सीधे जाएँ, इसके लिए हमने स्लिट लगा दी थी। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या थी, थिन गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। गोल्ड फॉइल की क्या थी, थिन थी, ठीक है ना। अब देखो कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे हमारे पास, बाउंस बैक हो रहे थे, कुछ क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे, और कुछ क्या हो रहे थे हमारे पास, ये स्मॉल एंगल्स के ऊपर मूव कर रहे थे। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ZNS की। जब भी इसके ऊपर कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, चमक प्रोड्यूस होगी। तो ये वाला जो मैंने आपको सेटअप दिखाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ये वाले जो लिखा हुआ अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। तो ये क्या था हमारे पास, कुछ थे स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हो गए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से डेविएट हो गए, कुछ थे जो बिल्कुल ही वापिस आ गए अपने पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे हमने बोला कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट है जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। तो देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9%, मतलब मोस्टली जितने अल्फा पार्टिकल थे वो सीधा निकल गए, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड। मतलब
बहुत सारी स्पेस एक एटम के अंदर क्या है खाली। 99% अल्फा 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल के विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, वेरी फ्यू गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ठीक, काफ़ी कम पार्टिकल्स से जो स्मॉल एंगल्स के ऊपर डेविएट हो गए। और वेरी फ्यू, ठीक है, बहुत ही कम, अबाउट 1 in 20,000, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल, मतलब वो पास नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसके सामने आगे न्यूक्लियस के कारण क्या होगा, इसको रिपल्शन फील हुई और बिल्कुल सेम पाथ के थ्रू वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। ठीक है, डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री और इवन कम बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे कम, दैट इज डिफ्लेक्शन एट 180 डिग्री। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, बट स्लाइड अगर थोड़ा सा हम बुक पढ़ते हैं ना तो वहाँ से हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो देखो, अब हमने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करवा लिया, तो वहाँ से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली वो भी हम पढ़ लेते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन एन एटम, मतलब एटम के अंदर क्या है, बहुत सारी स्पेस क्या खाली है। सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ थ्रू मॉडरेट एंगल्स, इट वाज कंक्लूडेड दैट द whole of the positive charge is concentrated in the small occupied space by positive charge is very small in the atom। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। whenever alpha particle comes close to this point they suffer a force of repulsion and deviate through their path, मतलब पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन, बिकॉज अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, तो उनके बीच में रिपल्शन होगी, तो वो क्या करके अपने पाथ के थ्रू डेविएट करके। अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, जो बिल्कुल सामने आ गए न्यूक्लियस की, उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो किया और इवन रिटर्न टू देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट न्यूक्लियस रिजिड है, काफ़ी रिजिड है, मतलब जितना एक एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, कंप्लीटली न्यूक्लियस की वजह से होता है। अल्फा पार्टिकल रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिव चार्ज मास। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ कंक्लूजन थे बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो किसने करवाया था, रदरफोर्ड ने करवाया था। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्शन एंगल। हमें पता है काफ़ी सारे पार्टिकल क्या थे हमारे पास, डिफ्लेक्टेड हुए थे कुछ एंगल्स के ऊपर। अब कितने पार्टिकल कितने एंगल पे डिफ्लेक्शन, उसके लिए एक सिंपल सा रिलेशन दिया जाता है। म्यू क्या होता है यहाँ पे, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, और थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्टेड एंगल कितने पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, उनके बीच में ये रिलेशन होता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमें सिंपली ये रिलेशन ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एज द अटोमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ प्रोटोन इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटोन्स इंक्रीज होंगे पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन भी ज़्यादा होगी, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पेपर को अच्छे लेवल का, ठीक है ना, बेसिक लेवल का नहीं, अच्छे लेवल का पेपर बना होगा तो डेफिनेटली आपसे ये रिलेशन पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएगा वो आपसे, वो सिंपली आपको ये फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा क्वेश्चन, और ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये स्पेशली आपने नोट करना है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर की फॉर्म में सॉल्व कर रखा है, मैंने आपको मीटर की फॉर्म में करवाया, बट रिलेशन तो सेम ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ एटम कितना आ रहा है, 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो एटम होता है 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। अब अगर किसी भी न्यूक्लियस का हमने रेडियस निकालना तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है ना, और इससे आपका फिजिक्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से आपका फिजिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री में तो बनेगा ही बनेगा, बट फिजिक्स के अंदर भी बन सकता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, R = R0 A⁻⁴ R0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.33 × 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई है, आप 15 में यूज़ कर लेना, मीटर के अंदर यूज़ कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब देखो जब हमने रेडियस पता चल गया तो क्या हम उसके वॉल्यूम्स को कंपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें रेडियस पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम एटम को स्फेरिकल मान के चलते हैं तो 4/3 πr³, ठीक है ना। तो हमें रेडियस ऑफ एटम भी पता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी पता है, तो उनके वॉल्यूम के रेशियो को भी हम निकाल सकते हैं। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको रेडियस ऑफ एटम याद करना है, कितना होता है 10⁻10 मीटर।
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद करना है 10⁻⁻15 मीटर, और उसके अलावा आपको ये वाला रिलेशन याद करना है, ठीक है, और एक एंगल का रिलेशन याद करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको ऐसे ही ध्यान रह जाएंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स ऑर्बिट्स विद हाई एनर्जी, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। उसने इसको किसके साथ कंपेयर किया? द मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, ठीक है, द न्यूक्लियस रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटिंग द सन एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्लैनेट। मतलब जैसे हमारे पास सन के अराउंड क्या होते हैं, वेरियस प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हैं। मतलब उसने न्यूक्लियस को सन बोल दिया एंड जो प्लैनेट्स थे उनको इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो उसने बेसिकली पहले असम्पशंस थी। अब ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया, उसके भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे। तो हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या कमियां थी? अब मुझे बताओ, हमारे पास उसने बोल दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स ऑर्बिट्स में हाई स्पीड के अंदर, ये उसने कंक्लूजन दिया। अब एक थ्योरी होती है जो मैक्सवेल ने दी थी। देखो, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली लॉस करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करेगा, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में जब उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ये मैक्सवेल ने बोला था कि जब भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी एनर्जी में लॉस होता है। तो अगर एनर्जी के अंदर लॉस होगा तो मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा तो ऐसे 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 करते करते उसका पाथ जो होगा वो स्पाइरल हो जाएगा और वो एकदम इसमें आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पहली बात। सेकंड बात क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, पहली पॉइंट तो होगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड मॉडल। इसको मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारे पास, वो हम सीखेंगे बोहर मॉडल में, जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। कांट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए उसकी क्या थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स थी वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये वाले ड्रॉबैक्स को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने समझा दिया आपको कि उसके अकॉर्डिंग जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, ये थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो ना मैक्सवेल के वो इक्वेशंस, वो आपका फिजिक्स के अंदर टॉपिक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके, उसमें आपको मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ाई जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। अब इन लिमिटेशंस को कौन कवर करेगा, बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल से इस साल भी आपका क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट टाइम भी पूरे चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। जो रदरफोर्ड मॉडल था वो तो थ्योरेटिकल मॉडल था, यहाँ पे इतनी कैलकुलेशंस नहीं थी, हमने थ्योरी पढ़ ली, बट जो न्यूमेरिकल पार्ट बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, वो बोहर मॉडल के बेस बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बोहर मॉडल, और जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन बोहर मॉडल का काफ़ी कम टाइम के अंदर कर दिया करोगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बोहर मॉडल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा पूरे इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटॉपिक पेयर्स हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, बाकी तीन का सेम है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद कितने के पॉजिटिव, यहाँ पे भी के पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव के पास सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है आपको। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन टिक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ए डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है ना। तो ध्यान से पहले आपने सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है मेरा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है हम इग्नोर कर देते हैं, बट इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। द टू एलिमेंट्स द न्यूट्रॉन्स का रेशियो, ये तो आप निकाल लोगे, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपको दो एटम्स दिए हैं, इनकी जो न्यूट्रॉन्स का रेशियो वो निकालना है आप, ठीक है। कर सकते हो ये, तुम, मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैथोड रेस, कैथोड रेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो आरपीएससी पीजीटी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो,
ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। जो कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना की जा सके। तो ये भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द गैस। क्या कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं? नहीं करते। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? गलत है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर सी। देखो, जिसने मॉडल अच्छे से पढ़ा वही कर पाता है क्वेश्चन को। कुछ स्टूडेंट होते हैं ये मॉडल बेसिक मान के छोड़ देते हैं, बट इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल है। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ऑलमोस्ट 1837 टाइप होता है। तो ऑप्शन भी आ जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। विच इज करेक्ट अबाउट प्रोटॉन? ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है भाई? प्रोटॉन को बेसिकली हम H पॉजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, पता है ना आपको, क्योंकि H प्लस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। कैथोड रेज हैव, ठीक है, कैथोड रेज के पास क्या होता है? मास भी होता है, चार्ज भी होता है। कैथोड रेज समझो, इसको इलेक्ट्रॉन ही समझो। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, चार्ज भी होता है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज, देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई थी बिकॉज न्यूट्रॉन क्या था? चार्जलेस था। ठीक है ना, बिकॉज चार्ज पार्टिकल का तो हमें पता चल जाता था, जो पॉजिटिव होता था वो नेगेटिव की तरफ मुड़ जाता था, जो नेगेटिव पार्ट था वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाता था। बट न्यूट्रॉन थे चार्जलेस थे, तो इसलिए उनकी डिस्कवरी क्या हुई थी? काफ़ी लेट हुई थी। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन। हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा इनमें से? तो वो आपको ट्रिक करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद एनोड रेस वार डिस्कवर्ड बाय, एनोड रेस कौन सी होती है बेसिकली? ठीक है, प्रोटॉन ही होता है एनोड रेस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? गोल्डस्टीन आ जाएगा। कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ, कैथोड रेस क्या होती है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। EY/M रेशियो किसने डिटरमाइन की थी? जे थॉमसन ने। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम, ठीक है, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस बता देना आप, क्या आंसर आएगा इसका? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, ये भी आप मुझे सॉल्व करके भेजना। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन, ठीक है, इसका ऑल ऑफ दिस, इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर भी, गैस के ऊपर भी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी। तो ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपको मेरे को भेजने हैं सॉल्व करके। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव के एटम के अंदर क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, ये आप मेरे को भेजना सॉल्व करके ये भी। ठीक है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप भेजना मुझे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन द स्पीसीज आर दिस द सिंबल, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ बिटवीन न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन एटम विद मास, ये भी आप भेज देना, ईजी है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन हम ड्यूटेरियम को बोलते हैं, 1d2। ठीक है, देख लेना इसमें कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 - 1 1। ठीक है, द प्रेजेंट अटोमिक वेट, ठीक है, जो हम अटोमिक वेट मेजर करते हैं वो कार्बन 12 की टर्म में करते हैं, तो इसको हमने रेफरेंस मान लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन करवाने का क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बाकी क्वेश्चन तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, बट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अगर हम सही से करते हैं तो पूरे चैप्टर को हम सही से कर पाएंगे। आई होप आपको ये वाला चैप्टर जो अभी तक क्लियर हो रहा होगा। बेसिक चीज़ें चल रही हैं, बट नेक्स्ट क्लास से हमारा पूरा न्यूमेरिकल पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल को डिटेल के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।